हेलो स्टूडेंट्स, मैं यूनुस अली आप लोगों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। 11th क्लास ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डाइजेशन के बारे में स्टडी किया था, और आज जो हम बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका फॉर्मेशन होता है और वो किस तरह से फंक्शन करता है। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए, एंड दिस वीडियो इज़ प्रोवाइडेड टू यू from the Apex Career Institute and it is presented by myself यूनुस अली। मैं एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का खर्च नहीं करूँगा, अब मैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रीथिंग क्या होती है। ठीक है ना, ब्रीथिंग क्या होता है। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि ब्रीथिंग का मतलब, ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, एक स्टेप है। एक्चुअल में जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन इज सिमिलर टू द ब्रीथिंग, मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द रेस्पिरेशन। बट एक्चुअल में जब हम 10th क्लास में आते हैं तो हमें रेस्पिरेशन की एक्चुअल डेफिनेशन वहाँ पर पता पड़ती है। तो वही डेफिनेशन को उठाकर हम यहाँ पर रखते हैं, दैट इज व्हाट इज द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज द एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर। intake of oxygen and releasing of carbon dioxide is known as the breathing. So you can see the process of exchange of oxygen from the atmosphere and CO2 produced by the cell is called breathing। यानी कि हमारी सेल जो ऑक्सीजन यूज कर रही है उसके कन्वर्जन में CO2 रिलीज हो रही है, और इस CO2 को रिलीज करना और ऑक्सीजन को गेन करना, यही क्या कहला रहा है? यही कहला रहा है ब्रीथिंग। अब इसमें दो स्टेजेस होती हैं। पहली जो स्टेज है दैट इज नोन एज द इंस्पायरेशन, सेकंड स्टेज को क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, और एक्सपायरेशन का मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ठीक है, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो एयर लंग्स के अंदर जाती है। ठीक है, और एक्सपायरेशन में क्या होता है? एयर जो है वो लंग्स से बाहर निकलती है। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर दो पॉइंट हम लोगों के सामने हैं। पहला जो पॉइंट है वो है ब्रीथिंग, और दूसरा जो पॉइंट है वो है रेस्पिरेशन। पहला पॉइंट क्या है? ब्रीथिंग। दूसरा पॉइंट क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ए लॉन्ग टर्म, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पर डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इट इज सिंपली द इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ द फॉल एयर। ठीक है, इसके अलावा क्या रेस्पिरेशन? क्या रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, और एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर मसल्स काम करती हैं, रिब्स काम करती है, डायफ्राम काम करता है। ठीक है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर एनर्जी नहीं रिलीज हो रही है, फिजिकल काम करने तो हो सकता है ATP यहाँ पर खर्च होती है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ATP बनती है। रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, मतलब सेल के अंदर का काम नहीं है, सिस्टम काम करता है पूरा का पूरा, लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो सेल के अंदर जाकर होता है। एक्चुअल रेस्पिरेशन यानी कि जो ऊपर डेफिनेशन दी हुई है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का जो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ हो रहा है? इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। तो आई थिंक विद दिस टेबल यू कैन क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रीथिंग एंड द रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए, जरूर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें ये भी पढ़ना है कि जो और दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। ब्रीथिंग का मतलब कहीं भी चले जाइए क्या मतलब होगा? गैसियस एक्सचेंज, और ये डिपेंड करता है बॉडी स्ट्रक्चर पर। ठीक है, और उनकी हैबिटेट पर। हैबिटेट का मतलब वो कहाँ रह रहे हैं। पानी में रह रहे हैं तो पानी में रहने वाले के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, कुछ ये जो टेबल आप लोगों को दिखाई जा रही है इसमें आपको दिखाया जाएगा देयर आर सम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स and name of the organisms in which these organs are present. The very first organ is the entire body surface,
पूरी बॉडी के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट इन द स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवॉर्म्स। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये दोनों जो फाइलम हैं, दे आर एक्वेटिक, दे आर लिव इन वाटर, एंड फ्लैटवॉर्म बेसिकली आर पैरासिटिक, एंड द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। ओके, अर्थवॉर्म लाइक एनिमल्स लाइक द फाइलम इज एनिलिडा, दे हैव द स्किन। ठीक है, टोटल स्किन यानी कि जनरल बॉडी सरफेस ही हो जाएगी। ठीक है, इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट हैव द ट्रेकियल सिस्टम, यानी कि पूरी एब्डोमेन के अंदर हमने ठीक है, पूरी एब्डोमेन के अंदर वहाँ पर कुछ पाइप जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो पूरी बॉडी के अंदर फैली रहती हैं। दीज आर नोन एज ट्रेकियल सिस्टम, एंड दे ओपन आउटसाइड एट थ्रू द पोर्स, और उन पोर्स को क्या कहते हैं, उन पोर्स को हम क्या स्पारिकल्स कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर ये एब्डोमेन का डायग्राम है यहाँ पर, और ये एब्डोमेन के सेगमेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एब्डोमेन के सेगमेंट्स हैं। तो हर एब्डोमेन के सेगमेंट्स पर इस तरह से पोर्स होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं, दीज पोर्स आर नोन एज द स्पारिकल्स। ठीक है, गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बेसिकली इन फिशेज एंड एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, लंग्स कहाँ मिलते हैं, लंग्स बेसिकली जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, उन सब के अंदर क्या मिलते हैं, उन सब के अंदर लंग्स मिलते हैं। ठीक है, बेसिकली मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टिलियंस हैं, इन सब के अंदर क्या मिलेगा, इन सब के अंदर मिलेगा लंग्स। ठीक है, एम्फीबियंस जो हैं वो एक अलग कैटेगरी में आएगा। एम्फीबियंस कैन टेक ब्रीथ फ्रॉम द लंग्स एंड दे टेक एयर और दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द स्किन। जब ये एयर में रहेंगे, एम्फीबियंस जब कहाँ रहेंगे, जब ये एयर में रहेंगे, ठीक है, तो ये जो है लंग्स से रेस्पिरेशन करेंगे, ब्रीथिंग करेंगे। और जब ये वाटर में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, वाटर में रहेंगे, तब ये स्किन से गैसों का एक्सचेंज करेंगे, और इस तरह के रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। सारे नहीं हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं। अगर मैं अमीबा जैसे एनिमल की बात करूँ, ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही सारा काम होता है। ठीक है, चलिए अभी हम जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, यानी कि नोज एंड नोस्ट्रिल, उसके बाद क्या जाएगा फेरिंग्स, उसके बाद लेरिंग्स, उसके बाद क्या जाएगा ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, एंड फाइनली टर्मिनेट्स इनटू द एल्वियोली। एल्वियोली इज द पार्ट ऑफ द लंग्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नोज एंड नेजल चैम्बर। ठीक है, अब ये समझिएगा, अगर ये नोज है, ठीक है, तो इस नोज में यहाँ पर कितना होता है, नेजल चैम्बर होता है। क्या होता है यहाँ पे नेजल चैम्बर होता है। और इस नेजल हमारे, और जो पूरी नोज है, ठीक है, जो नोज है, इट इज़ डिवाइडेड बाय ए सेप्टम मेड अप ऑफ द कार्टिलेज। ये कार्टिलेज से बनी होती है। ठीक है, तो दो नोस्ट्रिल्स हो गए, एक नोस्ट्रिल ये हो गया और एक नोस्ट्रिल क्या हो गया, ये हो गया। अब नोस्ट्रिल के अंदर क्या होता है, नोस्ट्रिल्स के अंदर होती हैं हेयर्स और म्यूकस सेल्स। क्या होती हैं, हेयर्स और म्यूकस सेल्स। इनका काम क्या है, इनका काम है एयर यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो एयर के अंदर क्या होगा, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, और एयर के अंदर क्या हो सकता है, पैथोजेंस हो सकते हैं। तो इस नेजल चैम्बर का काम जो है वो एयर को फिल्टर करना है। क्या है, एयर को फिल्टर करना है। ठीक है, उसके बाद जो नेजल चैम्बर होते हैं, दे ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि फेरिंग्स जो है, इट इज़ द कॉमन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, वहाँ से जो फेरिंग्स है, दिट इज़ ओपन इनटू द लेरिंग्स। कहाँ खुलता है, लेरिंग्स में खुलता है। लेरिंग्स में क्या होता है, लेरिंग्स कंटेन्स द वॉइस बॉक्स, वॉइस जहाँ से हम आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। लिरिक्स जो टर्म है वो लिरिक्स से आया है, और लिरिक्स का मतलब होता है शब्द। ठीक है, ये जो साउंड, जो वॉइस बॉक्स है, इट इज़ मेड अप ऑफ दी, ठीक है, कार्टिलेजेस। किसका बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ दी कार्टिलेज। यहाँ पर 9 कार्टिलेज होती हैं। कितनी कार्टिलेज होती हैं इसमें,
9 कार्टिलेजेस होती हैं और जो पूरा सिस्टम बनता है 9 कार्टिलेजेस से उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। इसका काम क्या होता है? साउंड प्रोडक्शन का। अगर मैं बर्ड की बात करता हूँ तो वहाँ पर साउंड प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन शब्द नहीं बन रहे हैं, लिरिक्स नहीं बन रहे हैं, केवल साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज द सिरिंक्स। ठीक है, इसके बाद जो लिरिंक्स है इट इज ओपन इनटू द ट्रेकिया। ट्रेकिया इज नोन एज द विंड पाइप। ट्रेकिया को क्या कहते हैं? ट्रेकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, और ये पूरा जो है इट इज कवर्ड, इट इज पास थ्रू द रिब केज। ये कहाँ से पास हो रहा है? ये पूरा का पूरा रिब केज से पास हो रहा है। दैट इट इज डिवाइडेड इनटू फाइन ट्यूब्यूल्स। जो ट्रेकिया है इट इज डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये दिस इज नोन एज द प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, जो एंड ये जो एंटर करेगा साइड के लंग्स के अंदर, तो लंग्स में जाके ये फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो कई बार डिवीजन होने के कारण किसमें कहा गया है? तो ट्रेकिया। ट्रेकिया से क्या बनेगा? ट्रेकिया से बनेगा ब्रोंकाइज बनेगा। जो ब्रोंकाई है दे आर कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। ठीक है, और जो इनिशियल है जो विंड पाइप है या ट्रेकिया इट इज सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। क्या है? इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग टू प्रिवेंट द कोलेस्पिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। 10 क्लास को याद करिएगा, 10 क्लास में बताया था कि सी शेप कार्टिलेज का काम क्या है कि अगर एयर कम होती है विंड पाइप के अंदर तो उसको कोलेस्पिंग होने से रोकता है। ठीक है, इसके बाद कहता है जो हर ब्रोंकाई टर्मिनल ब्रोंकाई है यानी कि जो एंड वाला ब्रोंकाई है वो कहाँ ओपन हो रहा है? इट ओपन्स इनटू द एल्वियोली। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि जो ब्रांचिंग ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई आर कलेक्टिवली फॉर्म लंग्स। लास्ट में क्या बना रहे हैं? लास्ट में लंग्स बना रहे हैं। वी हैव द 2 लंग्स। हमारे पास कितने लंग्स हैं? हमारे पास 2 लंग्स हैं और दोनों लंग डबल लेयर से कवर्ड रहते हैं। और जो लेयर होती है इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्लियूरा या प्लियूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको क्या कहते हैं? इसको प्लियूरल फ्लूइड कहते हैं और इसका काम है टू रेड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द लंग्स, यानी कि मॉइस्चर को लगातार क्या रखना है? मॉइस्चर को लगातार मेंटेन रखना है, उनको ड्राइनेस से बचाना है। दिस इज द डायग्राम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज नोन एज द एपिग्लोटिस। दिस पार्ट इज नोन एज द एपिग्लोटिस। जो ओपनिंग होती है ठीक है विंड पाइप की दैट इज नोन एज द गुलेट। हमने कहाँ पढ़ा है? डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में पढ़ा है। गुलेट होता है उस जब खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस जो है ये भी एक कार्टिलेज है, ये ग्लोटिस को कवर कर लेती है। क्या कर लेती है? ग्लोटिस को कवर कर लेती है और कवर करने के बाद जो खाना है वो फूड पाइप में नहीं जा पाता। ये जो अरेंजमेंट है दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द लिरिंक्स। ठीक है, ये जो पूरा यहाँ सारा दिस इज द ट्रेकिया और विंड पाइप। दीज आर द सी शेप्ड कार्टिलेज, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, दीज आर द प्राइमरी ब्रोंकाई, then primary bronchi convert into the secondary bronchi and this is the terminal bronchi that open into the fine sac like structure. These are known as the alveoli. These are known as the alveoli. ठीक है, this is the outer pleura membrane. ठीक है, this is the inner pleura membrane. This is the space between these two membranes and in the membrane the yellow color is the pleural fluid. ठीक है, and this is a very important cartilage diaphragm. ठीक है, this is a very important cartilage diaphragm and this help in the breathing. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि ब्रीथिंग का प्रोसेस कंप्लीट कैसे होता है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है वो 2 तरह के पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उनमें कुछ होते हैं कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट वो पार्ट होते हैं जहाँ से एयर पास होती है और दूसरा होता है एक्सचेंज पार्ट, यानी कि जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है ब्लड से, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड एब्जॉर्ब करता है और CO2 ब्लड क्या करता है? रिलीज करता है। तो जितने भी पार्ट मैंने पढ़े हैं इन जो कंडक्टिंग पार्ट कौन कौन से हैं? नॉस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया। ठीक है, ये जो हैं ये सब कंडक्टिंग पार्ट हैं। और जो एल्वियोली है ये क्या है? ये एक्सचेंज पार्ट है। एक्चुअल द साइट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि गैसों का जो एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा? वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड का एंड बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यानी कि यहाँ से आपको पता पड़ा कि कितने पार्ट हैं। जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हमने उसके अंदर 2 तरह के ऑर्गन, कंडक्टिंग पार्ट और गैसियस एक्सचेंज पार्ट।
अब रेस्पिरेशन में क्या स्टेप है? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ब्रीथिंग का, ठीक है। तो आज के हम स्टेप में ब्रीथिंग को कवर करेंगे। दूसरा जो स्टेप है दैट इज डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज। तीसरा जो स्टेप है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड। चौथा जो स्टेप है दैट डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, यानी कि जब ब्लड जो है टिश्यू तक जाएगा वहाँ तक। और जो फोर्थ है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। और उसके बाद हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन का डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पॉइंट इसमें नहीं है, ये 4 पॉइंट आपको इस चैप्टर के अंदर समझने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है। तो जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि जो ब्रीथिंग है उसके अंदर जो है वो 2 स्टेप होते हैं। पहला जो होता है उसको कहते हैं इंस्पायरेशन और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं एक्सपायरेशन। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज नोन एज द इनहेलेशन एंड इट इज नोन एज द एक्सहेलेशन। अब इंस्पिरेशन में होता है क्या, तो सबसे पहले हम इंस्पिरेशन की बात करेंगे। तो समझिएगा जो इंस्पिरेशन है यानी कि इनटेक ऑफ गैसेज है, दिस इज द एक्टिव मैकेनिज्म। ये क्या है, ये एक्टिव मैकेनिज्म है क्योंकि यहाँ पर एफर्ट करने होते हैं और इसमें जो है रिब्स की मसल्स और डायफ्राम की मसल्स को फंक्शन करना पड़ता है, ठीक है। और जो भी होगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो एल्वियोलर गैस है वो कहाँ जा रही है, वो ब्लड के अंदर जाएगी, ठीक है। और जो ब्लड की गैस है वो कहाँ आएगी, वो एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर आएगी, एक्सपायरेशन के थ्रू, ठीक है। अब इंस्पिरेशन कब होगा, इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज लेस एंड एक्सपायरेशन अकर्स व्हेन प्रेशर इज मोर इन द लंग्स आउटसाइड देन आउटसाइड। मतलब गैसों का जो एक्सचेंज है वो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से सारा डिफरेंस इन द प्रेशर। अब प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब अगर लंग्स के अंदर गैसों का प्रेशर कम है और एयर का प्रेशर ज़्यादा है तो उस समय होगा इंस्पिरेशन। इसके अपोजिट अगर लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है गैस का तब क्या होगा, तब एक्सपायरेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो डायफ्राम और एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब हेल्प इन डेवलपिंग द प्रेशर ग्रेडियंट ड्यू टू चेंज इन द वॉल्यूम। यानी कि ये जो मसल्स हैं, डायफ्राम की मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स, ठीक है, ये जो थोरेसिक कैविटी है इसके वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करके प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करती हैं, डेवलप करती हैं। और इनका मेन काम है, ठीक है, ब्रीथिंग के हिसाब से। अब ये जो डायग्राम है ये आपको शो करेगा, देखिएगा यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये डायग्राम कर रहा है एंटरिंग, जो एयर है इट एंटर्स इनटू द लंग्स। तो क्या हो रहा है, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, ठीक है, डायफ्राम बिकम कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं। डायफ्राम जो कि डोम शेप्ड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो जाएगा, रिब्स ऊपर की तरफ को मूव करेंगी, डायफ्राम नीचे की तरफ को मूव करेगा, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो इसके अंदर लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर है वो कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेयर। तो इस प्रेशर डेफिशिएंट की वजह से जो एयर है वो लंग्स के अंदर क्या करेगी, लंग्स के अंदर एंट्री करेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे। अब ये कह रहा है यहाँ पे समझिएगा, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट द रिब्स, मैंने कहा ऊपर उठाएगी, एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम के क्या करेगा, ऊपर उठाएंगे, एंड कॉजिंग इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, डिक्रीज इन द प्रेशर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से होगा इंस्पायरेशन। अब क्या, अब दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा, दूसरी कंडीशन में जो एक्सपायरेशन है वो होगा। और यहाँ पर एक पैसिव प्रोसेस है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो फिर बाद में कौन सी कंडीशन आएंगी, रिलैक्स कंडीशन आएंगे, वहाँ पर कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो क्या होगा, डायफ्राम की मसल और इंटरकोस्टल मसल्स रेड्यूस, यानी कि क्या करेंगे, वो रिलैक्स करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम
कम हो जाएगा। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, विच कॉज द एक्सपायरेशन। लंग्स के अंदर की एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा और एयर बाहर निकलेगी। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट इज एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर, यानी कि कितनी एयर बाहर जा रही है, कितनी एयर अंदर जा रही है, उसको हम इस स्पायरोमीटर से क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। देखिए ये डायग्राम आप लोगों को दिखा रहा है। अब यहाँ पर कंडीशन उल्टी है, यहाँ पर रिलैक्सेशन हो रहा है, डायफ्राम रिलैक्स्ड, ठीक है, एंड आर्च्ड अपवर्ड। अब वो दोबारा से कैसे हो जाएगा, दोबारा से डोम शेप्ड हो जाएगा। ठीक है। रिब्स जो ऊपर की तरफ गई थी अब कहाँ रही हैं, अब नीचे की तरफ आएंगी, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो एयर कहाँ चलेगी, एयर चली गई बाहर। ठीक है। ओके, एंड ऑफ द ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन मैंने आप लोगों को आज डिस्कस किया है। उम्मीद करूंगा कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और पूरा देखना ना भूलिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।